हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। ये हमारा पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें एनडीए के सिलेबस का जो सेकंड चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, 1 जूल तुल्य होता है। आप भी कहोगे इतना आसान क्वेश्चन एनडीए पूछा गया तो क्या करें, हम भी बता रहे हैं आपको। देखो, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है। जहां पे 10 की घात 7 हो आप उसमें निशान लगा दो। यहां पे 10 की घात 9 गलत, 10 की घात 6 गलत, 10 की घात 7 अर्घ, ये आपका सही आंसर है। और यहीं पे आपको जानकारी दें, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। उलट के कोई पूछ ले 1 डाइन में कितने न्यूटन, तो 10 की घात -5 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आप देखना, किसी बल के अंतर्गत 2 किलोग्राम का पिंड ऐसे घूमता है कि उसकी स्थिति x समय t के साथ समीकरण x बराबर टी क्यूब, ध्यान देना टी स्क्वायर नहीं है, टी क्यूब अपान 3 के अनुरूप बदलता है। पहले 2 सेकंड में बल द्वारा किए गए कार्य का मान एसआई पद्धति में बताओ। सारी वैल्यूज आपको एसआई पद्धति में लेना है इंटरनेशनल सिस्टम में। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एनडीए में पूछे जाते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, डाटा केवल आपका हो सकता है चेंज हो। जो पिंड है उसका द्रव्यमान कितना, 2 किलोग्राम। तो हमने लिखा m बराबर क्या, 2 किलोग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या दिया है, x बराबर टी क्यूब अपान 3। देखो, t क्या समय है और x क्या विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो चेंजिंग हो रही है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है, मतलब x दैट इज इक्वल टू टी क्यूब अपान 3। तो आप देखो, x दैट इज इक्वल टू टी क्यूब अपान 3। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके, t के रेस्पेक्ट में। तो आप यहां पे देखना, x है तो यहां पे dx अपान dt हो गया, इक्वल है तो यहां पे इक्वल हो गया। अब देखो, टी क्यूब अपान 3 है ना, तो 1 अपान 3 को हमने पहले ही बाहर निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद फिर टी क्यूब है, तो आप जानते हो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3t स्क्वायर। जैसे होता है ना, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो आप यहां पे देखना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपका आ गया टी स्क्वायर। अब देखो, समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। तो हमने क्या किया, t की वैल्यू यहां पे 2 सेकंड रख दिया यहां पे। तो आप जानते हो t बराबर 2 सेकंड है। तो अच्छा, साथ ही साथ आप देखना, dx अपान dt को आप क्या कहते हो, v, वेलोसिटी। भाई, dx का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, और dt का मतलब क्या, टाइम डिफरेंस, और विस्थापन बटे समांतराल बराबर क्या होता है, वेग। तो आप जानते हो dx अपान dt बराबर क्या, v हो गया। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि v बराबर dx अपान dt बराबर क्या, t स्क्वायर। आप देखो, dx अपान dt का मान कितना निकला, t स्क्वायर, और वही dx अपान dt बराबर क्या होता है, v होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v बराबर dx अपान dt, और जो कि बराबर क्या हुआ, t स्क्वायर। आप देखो ये, और t की वैल्यू कितना है, 2 सेकंड क्वेश्चन में दिया है। तो आप जानते हो t स्क्वायर तो है, तो 2 का हमने स्क्वायर किया, बराबर कितना हो गया, 4। मतलब वेलोसिटी कितनी निकली, 4। अच्छा, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। आप आगे देखना, आपसे कार्य पूछा गया ना, इसके पहले लेक्चर नंबर 6 अगर आपने देखा होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने आपको पढ़ाया था। आप जानते हो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होगा, कार्य। जितना आप कार्य करोगे गतिज ऊर्जा में उतने परिवर्तन होगा, या गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उतना ही वहां पे कार्य माना जाएगा। तो उसी प्रकार से आप आगे देखना, पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य, मान लो उसको हम डेल्टा डब्ल्यू से लिख दें, तो बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और ये बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। मान लो गतिज ऊर्जा को हम कैपिटल के से लिखें, तो आप आगे देखना, डेल्टा डब्ल्यू ये क्या चीज है, ये बराबर यहां पे क्या, के एफ माइनस के आई। के एफ का मतलब क्या, एफ मीन्स फाइनल, आई मीन्स इनिशियल, मतलब के एफ का तात्पर्य क्या हुआ, अंतिम गतिज ऊर्जा, और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। आप जानते हो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे हाफ एम वी एफ स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। आगे आप देखना, तो आप जानते हो वी एफ की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, और साथ ही साथ देखना वी आई की वैल्यू कितनी, 0, क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, पिंड शुरू में गतिमान नहीं था, तो आप जानते हो वी आई का मान कितना हुआ, 0। अब ऐसी कंडीशन में देखो, m/2 यहां पर भी है, m/2 यहां पर भी है, तो हमने क्या किया, m/2 को हमने यहां पे कॉमन ले लिया। अच्छा, m की वैल्यू कितना है, 2, तो यहां पे 2 लिख दिया गया। अब आप आगे देखना, 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो गया, और 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। 16 में 0 गया, कितना हुआ, 16। ठीक, और यहां पे देखना 2 से 2 यहां पे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना निकला, 16 जूल निकला। देखो, ये गलत ये सही, बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बाकी सब गलत। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप देखना, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को हाथ से उछालकर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऐसे यदि हाथ को 0.2 मीटर पीछे हटाकर फेंकने पर गेंद 2 मीटर की ऊंचाई तक जाए। आपको समझा है, हमारे हाथ में पेन है, ऊपर उछालना है, तो यहां से ऐसे लिए तो नहीं उछाल पाएंगे, नीचे से ऐसे करके तब तो उछालेंगे इसको।
तो नीचे से यहां तक लाए, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आपका दिया हुआ है, आप देखना 0.2 मीटर। अच्छा, और जब हमने इसको उछाला तो गेंद कितना ऊपर गया, 2 मीटर की ऊंचाई तक गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना बल आरोपित किया गया, बताओ। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 22 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 4 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 16 न्यूटन, चौथा ऑप्शन 20 न्यूटन। अब देखो कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान। आप देखना, सबसे पहले तुम ये देखेंगे यहाँ पे कि हाथ के द्वारा हमने कितना कार्य किया, कैसे निकालेंगे बल गुणे विस्थापन, और हमारे कार्य करने से स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो आप देखना, हाथ द्वारा कृत कार्य मतलब किया गया कार्य बराबर गेंद के महत्तम स्थिति ऊर्जा। आप जानते हैं स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो यहां पे कितना हो गया, mgh हो गया। अच्छा, कितना हमने कार्य किया, तो आप जानते हो जितना हमने बल लगाया f, और विस्थापन मतलब नीचे से उठा के जितना ऊपर लेके गए, ये नीचे से यहां तक लाए, फिर हमने हाथ से छोड़ा, तो ये जो डिस्टेंस आपका है ये आपका विस्थापन कहलाएगा, ये s हो गया। और बराबर कितना हो गया, mgh। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, निकालना क्या, f निकालना है, तो f को यहां पे रोक लो, बाकी ट्रांसफर कर दो। तो आप जानते हो f बराबर कितना हो जाएगा, mgh अपान s। m की वैल्यू कितना दिया है, 0.2। आप देखो 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद, तो यहां पे 0.2 हो गया। g की वैल्यू नहीं दिया है, कायदे से उसको देना चाहिए, लेकिन g की वैल्यू अपनी तरफ से हम जानते हैं 9.8 रख सकते हैं, आवश्यकता पड़े 10 भी रख सकते हैं। यहां पे जितने ऑप्शन दिए हैं, आप देखो किसी भी ऑप्शन में जो वैल्यू दी हुई है वो पॉइंट में नहीं है। अगर पॉइंट में होती तो यहां पे 9.8 रखते, यहां पे पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक संख्या में है, तो ऐसी दशा में हमने यहां पे क्या, g का मान 10 मान लिया अपनी सुविधा के लिए। अच्छा, उसके बाद देखो कितना ऊपर गया था, 2 मीटर, तो h का मान कितना, 2 हो गया। s नीचे से कितना ऊपर लाके हमने छोड़ा, 0.2 मीटर, तो 0.2 हो गया। अब आप देखना, तो 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 20 न्यूटन। जिस ऑप्शन में 20 हो वही सही आंसर है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक बल के अंतर्गत एक विमीय गति करता हुआ स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण स्मॉल x दूरी विस्थापित होता है, वह सभी मात्रक एसआई पद्धति में है, वह विस्थापन एवं समय समीकरण t बराबर √x+3 के अनुरूप है, बल द्वारा पहले 6 सेकंड में किया गया कार्य जूल में है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो वास्तव में अगर आप तैयारी कर रहे हो पूरी ईमानदारी से, तो आप हमारे हर क्वेश्चन को एक बार देख के वीडियो पास कर दिया करो, और साथ में कॉपी लेके बैठो। पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो, जब ना लगा पाओ या लगा ले जाओ, तो फिर आप हमारे सोल्यूशन को आप देखो। बहुत ही आसान तरीके से सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। हम देखो सीधे आंसर नहीं बोल रहे कि बस ये वाला आंसर सही होगा, हम सोल्यूशन उसका पूरा देंगे, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, t दैट इज इक्वल टू √x+3। गिवन इक्वेशन t बराबर क्या, √x+3। अब हम एक काम करते हैं, √x को यहीं पे रोक लिया और 3 को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो आप देख रहे हो √x दैट इज इक्वल टू t-3। भाई +3 है ना, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो √x दैट इज इक्वल टू t-3। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें। आप देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर √x का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, और t-3 का स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो होल स्क्वायर हो गया। आप जानते हो a - b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो आप आगे देखना x बराबर यहाँ पे t² यहाँ पे, अच्छा +b² होता है ना, तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर यहाँ पे क्या, -2ab, तो 2 × 3 × t बराबर कितना, 60। इस प्रकार से इक्वेशन आपको मिला x बराबर t² + 9 - 6t, मतलब विस्थापन का समीकरण मिल गया और समय के पद में मिल गया। आप जानते हो विस्थापन में जो भी क्वेश्चन दिया है, अगर t के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दें तो dx/dt आएगा, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी होगी, v हमको मिल जाएगा। तो आप आगे देखना, दोनों पक्षों को स्मॉल t के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो यहाँ पे x है तो कितना dx/dt हो गया, इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल हो गया, t² है इसको डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, 9 यहाँ पे t है नहीं, तो आप जानते हो यहाँ पे कितना 0 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 6t है तो 6 हो गया, और t को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 6 × 1 बराबर क्या, 6 हो गया। इस प्रकार से आपका dx/dt दैट इज इक्वल टू 2t + 0 - 6। आप जानते हो dx/dt बराबर क्या होता है, v होता है, तो इस प्रकार से v बराबर आपका निकला 2t - 6। आप जानते हो वेलोसिटी का एक फार्मूला मिल गया आपको t के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे कि बल द्वारा पहले 6 सेकंड में किए गए कार्य की गणना करो, किसमें, जूल में। देखो सबसे पहले टी निकालो, टी का तात्पर्य क्या, इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम का मतलब जिस समय आपका मूव करना शुरू किया उस समय कितना था, 0 था।
तो टी की वैल्यू कितनी 0 और टीएफ की वैल्यू कितनी 6। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन की लास्ट लाइन बोल रही है आपको बल द्वारा पहले 6 सेकंड में किया गया कार्य निकालना है। तो प्रारंभिक समय कितना 0 और अंतिम समय कितना 6 सेकंड। तो आप जानते हो टी बराबर 0 सेकंड पर वेग, तो वी बराबर 2 इंटू 0 माइनस 6। आप पूछोगे ये कहां से आ गया, आप देखो v बराबर क्या 2t माइनस 6 है ना, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा और t की जगह पे क्या लिखा 0 लिखा। क्यों, इनिशियल स्टेज में टाइम कितना 0 और माइनस करके यहाँ पे क्या 6 हो गया। तो आप जानते हो 2 इंटू 0 बराबर कितना 0 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 6, और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। अच्छा उसके बाद क्योंकि 6 सेकंड में निकालना है ना, तो t बराबर 6 सेकंड पर वेग निकालो। तो vf हम यहाँ पे f क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, बराबर कितना 2 इंटू 6 माइनस 6। ये कहां, फिर यहीं पे आओ, v यहां पे हो गया। अंतिम वेग है तुमने f लगा दिया सफिक्स में, इक्वल है तुमने इक्वल किया, 2 है तुमने 2 लिखा, फिर t तो आप जानते हो 6 सेकंड पे, तो यहाँ पे 6 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, और फिर लास्ट में क्या 6 है तो यहाँ पे 6 हो गया। अब आप देखना 6 दूनी 12, जिसमें 6 जाएगा कितना बचेगा +6, तो आप जानते हो +6, और यहाँ पे क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब हमको कार्य निकालना है ना, इसके पहले लेक्चर नंबर 7 में आपने देखा कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप जानते हो गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा वही कार्य के बराबर होगा। तो आप आगे देखना यहाँ पे W बराबर क्या, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो kF माइनस KI मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो आप जानते हो गतिज ऊर्जा का फार्मूला ½ mv² होता है, तो यहाँ पे ½ mvf²। vf क्यों, फाइनल वेलोसिटी, और माइनस KI मतलब क्या इनिशियल किनेटिक एनर्जी, बराबर कितना ½ mvi² हो गया। आप देख रहे हो यहाँ भी m/2 यहाँ भी m/2, तो हमने m/2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आया vf² माइनस vi²। vf का मान कितना है +6 और vi का मान कितना -6। आप जानते हो +6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, और -6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा। माइनस माइनस तो गुणा प्लस हो जाता है ना, और बीच में सिंबल कितना माइनस, तो आप जानते हो 36 माइनस 36 बराबर क्या 0, और 0 गुणे कुछ भी बराबर क्या होगा 0, मतलब कार्य कितना हुआ 0। जिस ऑप्शन में 0 होगा उसी को आप सही टिक मार दो। आप जानते हो ये गलत, ये बिल्कुल सही, ये गलत और ये गलत। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 किलोग्राम का पत्थर जिसका सापेक्ष घनत्व 3 है। देखो जो सापेक्ष घनत्व बोलेंगे तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। अभी हम बताते हैं आपको सापेक्ष घनत्व का फार्मूला क्या होता है। एक झील के तल पर रखा है, यह झील में 5 मीटर उठाया गया है या उठाया जाता है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो बताओ इस प्रक्रिया में कृत कार्य कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार बेहतर होगा आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अपने सामने रखो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। हमारे सोल्यूशन को मत देखो, आप देखो आप क्या दिमाग लगा पाते हो। अगर नहीं लगा पाते हो तो फिर सोल्यूशन हमारा आप देखना। बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखो सापेक्ष घनत्व का मतलब क्या होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सापेक्ष घनत्व कहो चाहे सापेक्षिक घनत्व कहो, ये बराबर होता है वायु में किसी पिंड का भार और बटे द्रव में डालने पर उसके भार में कमी, कितने भार की कमी हो जाती है। तो जानते हो द्रव में डालने पर भार में कमी पहले हम निकालना चाहेंगे, तो इसको आप ट्रांसफर कर लो इधर, और सापेक्षिक घनत्व फिर कहां पे आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से आप देखोगे द्रव में डालने पर भार में कमी, इस पोर्शन को हमने उठा के यहां पे कर दिया और ये कहां नीचे आ गया। द्रव में डालने पर भार में कमी बराबर वायु में भार बटे, और जब ये यहां पे आ गया सापेक्षिक घनत्व। अब आप आगे देखना, तो द्रव में डालने पर भार में कमी, आप देखना अगला पॉइंट ये लो। तो आप जानते हो वायु में भार, तो वायु में भार कितना होगा mg, तो यहाँ पे m हो गया यहाँ पे g हो गया। m का मान कितना 5 किलोग्राम, आप देखो 5 किलोग्राम का पत्थर है, ठीक। अच्छा g का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आप जानते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है न्यूटन, अभी आगे लिख लेंगे, और बटे करके यहाँ पे, और सापेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ 3, आप देखो ये, तो यहाँ पे कितना 3 हो गया। तो आप जानते हो 10 को 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन। तो आप जानते हो बटे 3 यहाँ पे है, तो कितना हो गया द्रव में डालने पर भार में कमी, कितने की कमी हुई 50 बटे 3 न्यूटन। अच्छा उसके बाद देखो भाई इतने की कमी तो हुई है, तो द्रव में डालने पर उसका भार होगा कितना। तो इसके लिए एक काम करो, द्रव में भार आप देखना, तो जितना वायु में भार था उसको निकाल लो, और माइनस द्रव में डालने पर भार में कमी जितने की हुई इसको घटा दो, यानी कितना 50 बटे 3 न्यूटन। भार में यही तो कमी हुई है पानी में डालने पर या द्रव में डालने पर, जो कोई भी द्रव है। तो द्रव में वास्तव में उसका भार कितना होगा हमको ये निकालना है। तो वायु में भार
माइनस जितना भार में कमी हुई उसको आप घटा दो तो द्रव में भार निकल आएगा। तो आप जानते हो द्रव में भार आप देखना बराबर वायु में भार, तो वायु में भार क्या होगा mg, फिर माइनस हो तो माइनस हो गया, और द्रव में डालने पर भार में कमी कितने की हुई 50/3 न्यूटन की, तो यहाँ पे 50/3 न्यूटन हो गया। अब आप आगे देखना m का मान कितना 5 किलोग्राम और g का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो गया 50/3 न्यूटन हो गया। आप जानते हो 10 को 5 से गुणा करो कितना 50 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या न्यूटन। द्रव में उसका भार कितना होगा, तो यहाँ पे आओ 50 माइनस 50/3 और यहाँ पे क्या हो गया न्यूटन। आप जानते हो 3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना 150 हो गया माइनस 50 हो गया 150 में 50 गया कितना 100 हो गया 100/3 यहाँ पे क्या न्यूटन। इस प्रकार से निकला द्रव में भार। वो जो पत्थर का टुकड़ा है द्रव में डाला गया तो द्रव में डालने पर उसका भार कितना होगा 100/3 न्यूटन। देखो वायु में उसका भार कितना होगा, तो वायु में भार निकालने के लिए कितना mg से निकाल लो आप 50 न्यूटन और द्रव में डालने पर उसका भार कितना हो जाएगा 100/3 न्यूटन। निश्चित रूप से भार में क्या कमी हुई है। अच्छा उसके बाद चलो कृत कार्य, तो कार्य बराबर क्या होगा बल गुणे विस्थापन। तो आप जानते हो बल के नाम पे क्या द्रव में डालने पर जो भी उसका भार है वही तो बल के रूप में कार्य करेगा, वही तो डिस्प्लेस करेगा। तो आप देख रहे कृत कार्य बराबर द्रव में भार, बल की जगह पे द्रव में भार, और इनटू है तो इनटू हो गया, विस्थापन है तो विस्थापन हो गया। अब कृत कार्य बराबर 100/3 न्यूटन, कहां से अब देखो द्रव में भार कितना निकला था 100/3 न्यूटन, तो यहाँ पे आपने 100/3 न्यूटन कर दिया, इनटू है तो इनटू हो गया, विस्थापन की जगह पे कितना 5 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देखो यह झील में 5 मीटर उठाया जाता है, तो यहाँ पे क्या 5 मीटर हो गया, 100 को 5 से गुणा करो कितना 500/3 और न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को आप क्या कहते हैं जूल। तो आप जानते हो कृत कार्य कितना निकला 500/3 जूल। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन 500/3 को शो कर रहा हो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पोर्शन आपका यहाँ पे 500/3 जूल ये सही हुआ, बाकी सबको देखने की आवश्यकता नहीं, गलत है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक बल 30 ग्राम के ऐसे कण पर लगा है जिसकी स्थिति समय के फलन के रूप में x बराबर 3t - 4t² + t³ द्वारा दी गई है, जहां x मीटर में व t सेकंड में है। पहले 4 सेकंड में कृत कार्य होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो इक्वेशन दिया पहले उसको लिखो, x बराबर क्या 3t - 4t² + t³। बोथ साइड आप इसको क्या डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/dt बराबर, और 3t को जब डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 3 आएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 4t² है तो 4 ऐसे हो गया, t² को डिफरेंशिएट करोगे 2t आएगा, 2 का 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8t हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, और t³ है तो कितना हो जाएगा 3t² हो गया। और आप जानते हो dx/dt बराबर क्या होता है v, अगर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिल जाती है वेलोसिटी। तो आप जानते हो v बराबर क्या dx/dt, तो dx/dt बराबर 3 - 8t + 3t²। तो इस प्रकार से इक्वेशन क्या निकला v बराबर 3 - 8t + 3t²। अच्छा क्वेश्चन में दिया m की वैल्यू कितना 30 ग्राम। आप जानते हो जब कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सारी वैल्यू एक ही पद्धति में रखते हैं, तो आप जानते हो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो m बराबर कितना 30 ग्राम है, हमने क्या किया 30 × 10⁻³ कर दिया, किलोग्राम में चेंज हो गया, या इसी को जो 3 × 10⁻² किलोग्राम भी कह सकते हो। अच्छा उसके बाद देखना क्वेश्चन कह रहा है पहले 4 सेकंड में कृत कार्य बताओ। तो आप एक काम करो ना, आप गतिज ऊर्जा निकाल लो जब t बराबर 0 था, फिर गतिज ऊर्जा निकाल लो जब t बराबर कितना 4 सेकंड था, और दोनों का डिफरेंस निकालो। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो गतिज ऊर्जा में अंतर आएगा वही कार्य को व्यक्त करेगा। तो आप देखो v बराबर क्या 3 - 8t, तो 3 - 8t, t का मान कितना 0, प्लस 3t², तो +3, और t का मान कितना 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, सॉल्व किया कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया, ये v0 की वैल्यू हो गई। ठीक। अच्छा उसके बाद क्योंकि 4 सेकंड में तो कह रहा है, तो अब 4 सेकंड में गतिज ऊर्जा निकालना है, उसके लिए हमको क्या वेग निकालना पड़ेगा। तो t बराबर कितना 4 सेकंड पर वेग, तो आप जानते हो 3 - 8t, तो 3 - 8 और t की जगह पे कितना 4, प्लस 3t², तो +3 और t की जगह पे क्या 4 का स्क्वायर, सॉल्व किया कितना आया 19 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या v4 की वैल्यू होगी। आप यूं कह सकते हो t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, और t बराबर 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 19 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। तो आप एक काम करो t बराबर 0 पर गतिज ऊर्जा निकाल लो, t बराबर 4 सेकंड पर गतिज ऊर्जा निकाल लो, और दोनों गतिज ऊर्जा का अंतर निकाल दो, वही बराबर क्या हो जाएगा कार्य। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आप देखो कार्य बराबर क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो कार्य के लिए हमने क्या w का इस्तेमाल किया, बराबर किया। अब आप जानते हो अंतिम गतिज ऊर्जा मतलब t बराबर 4 सेकंड पर गतिज ऊर्जा, तो आप जानते हो ½ m v4², और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो ½ m v0²।
तो आप आगे देखना m/2 यहां पर भी, m/2 यहां पर भी हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया v4 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। आप आगे देखना m का मान कितना अभी आपने निकाला 3 गुणे 10 की घात माइनस 2, तो यहाँ पे 3 गुणे 10 की घात माइनस 2 हो गया, बटे यहाँ पे 2 है तो बटे 2 हो गया, ब्रैकेट शुरू हो गया आपका यहाँ पे, फिर v4 का स्क्वायर मतलब t बराबर 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर, तो आप जानते हो t बराबर 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी 19, तो 19 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, फिर v0 स्क्वायर मतलब t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361, ठीक, और माइनस करो और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, और ये आपका सॉल्व कर दो इसको, तो आप जानते हो 2 से आप इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5, तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ये हो गया, और 361 में 9 घटाओ तो इस प्रकार से आप देखोगे 352 आ गया, ठीक। अब 1.5 को 352 से आप मल्टीप्लाई करो तो बराबर कितना आ जाएगा 528, और 10 की घात माइनस 2 यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5.28 जूल आपका आ गया, ठीक। अब इसमें ऑप्शन में देखो 5.28 जो भी दिया वही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, दो पिंडों के मध्य होने वाले अप्रत्यास्थ टक्कर या संघट्ट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, 4 ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। अगर आपने पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो आप जरूर देखो, काफी डिटेल में संघट्ट को हमने समझाया है। अब देखो टक्कर 2 प्रकार का, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, और इन दोनों टक्करों में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अंतर किस बात का है कि अगर प्रत्यास्थ टक्कर होगा तो रेखीय संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, और अगर अप्रत्यास्थ टक्कर है तो रेखीय संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन आप पढ़ो क्या कह रहा है, दो पिंडों के मध्य अप्रत्यास्थ संघट्ट के दौरान, संघट्ट मतलब क्या टक्कर, कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो अभी आपने समझा और पराक्रम सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में हमने समझाया है। आप जानते हो अप्रत्यास्थ टक्कर है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी, केवल रेखीय संवेग संरक्षित होगा। आप देखो ये नहीं आंसर है, ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 8, एक पिंड निर्वात में गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इनके गिरने के दौरान कौन सी राशि संरक्षित होगी। आप देखो पहला गतिज ऊर्जा, आप जानते हो ऊपर से नीचे आता जाएगा, लगातार उसका वेग बढ़ता जाएगा, गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा तो कहना ही गलत है। फिर स्थितिज ऊर्जा, आप जानते हो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, एच की वैल्यू यहाँ पे क्या घटेगी, और जब एच की वैल्यू घटेगी स्थिर ऊर्जा भी आपका वहां पे क्या घटती जाएगी, ठीक। तो आप जानते हो ऊपर से नीचे आए गतिज ऊर्जा बढ़ती गई, ये संरक्षित नहीं है, ऊपर से नीचे स्थिर ऊर्जा घटती गई, ये संरक्षित नहीं है। तो संरक्षित क्या होगा जानते हो, कुल यांत्रिक ऊर्जा, मतलब दोनों का योगफल संरक्षित रहेगा। आप देखो कुल यांत्रिक ऊर्जा, सही ऑप्शन आपका ये होगा। वास्तविकता क्या होगी, ऊपर से नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती रहेगी और स्थिति ऊर्जा लगातार घटती रहेगी, लेकिन प्रत्येक स्थान पे जब दोनों का टोटल निकालोगे तो दोनों का टोटल प्रत्येक स्थान पे क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों के टोटल को आप क्या कहते हो, कुल यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आप देखना, एक 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को 14 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक। आप आगे देखना, यह महत्तम ऊंचाई 8 मीटर प्राप्त करता है, ऊपर की ओर गेंद पर वायु की शक्ति द्वारा कृत कार्य होगा। आप देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की शक्ति द्वारा कृत कार्य पूछा है, इसका मतलब कि वायु का जब घर्षण इस पे कार्य करेगा तो वायु का घर्षण कितना इसको प्रभावित कर ले जाएगा। आप देखना, अगर वायु के घर्षण को हम उपेक्षणीय माने तो ऐसी दशा में अगर हम ये मान के चलें कि गेंद महत्तम ऊंचाई कैपिटल एस तक जाता है, तो ऐसी दशा में गुरुत्वाधीन गति संबंधी तृतीय समीकरण के अनुसार आप जानते हो तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप देखना v की जगह पे क्या 0, क्यों, क्योंकि जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो अंतिम वेग कितना 0 हो गया, बराबर। अच्छा किस वेग से फेंका गया 14 मीटर प्रति सेकंड, तो आप जानते हो u का मान कितना 14 हो गया, स्क्वायर लग गया, प्लस 2g, g का मान कितना -9.8, क्यों माइनस, क्योंकि गेंद को किधर ऊपर फेंका गया और जी किधर लग रहा है नीचे, तो -9.8 हो गया। फिर एच, तो एच की जगह पे हमने कैपिटल एच मान लिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर वायु का घर्षण उपेक्षणीय होता तो गेंद हमारा मान लो कैपिटल एच मीटर की ऊंचाई तक जाता, तो यहाँ पे कैपिटल एच, इसी कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लेंगे अभी। तो आप देखो 0 का स्क्वायर कितना 0, बराबर के नीचे बराबर, 14 का स्क्वायर हो गया। अच्छा प्लस माइनस का गुणा यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, 2 को 9.8 से गुणा करो कितना 19.6 आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एच हो गया, ठीक। अब आप एक काम करो, -19.6 इंटू कैपिटल एच को हम इधर ले आए तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 19.6 इंटू कैपिटल एच बराबर 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। तो आप जानते हो कैपिटल एच को यहाँ पे रोक लो, 19.6 को इधर भेजो नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हुआ 10 मीटर।
इसका मतलब समझ पाए क्या हुआ? अगर वायु का घर्षण उपेक्षणीय होता, वायु का घर्षण अगर ना लगता, तो वही गेंद जिसको 14 मीटर पर सेकंड के वेग से हमने ऊपर की ओर फेंका है, वो गेंद हमारी 10 मीटर ऊपर जाती। लेकिन वायु का घर्षण प्रभावी हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि गेंद हमारी 10 मीटर ऊपर नहीं जा पाई, बल्कि कितना ऊपर गई? 8 मीटर गई, मतलब 2 मीटर ऊपर नहीं जा पाई। किसने रोका? वायु ने रोका, वायु के घर्षण ने रोका। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु के घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप एक काम करो, अगर वायु का घर्षण ना होता तो गेंद कितना ऊपर जाती? 10 मीटर। वायु का घर्षण है, गेंद 10 मीटर नहीं जा पाई, कितना गई? 8 मीटर। ठीक, आप जानते हो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो कि स्थितिज ऊर्जा में कितने की कमी हुई, और वही बराबर क्या हो जाएगा? कार्य के। आप देखो, वायु के घर्षण के कारण गेंद 10 मीटर ऊपर नहीं जा पाया, बल्कि केवल 8 मीटर ऊपर जा पाया। ठीक, अतः वायु के घर्षण के कारण गेंद के स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई? कमी हो गई। तो डेल्टा यू बराबर, आप जानते हो इस ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh। तो mg इंटू कैपिटल एच, ये कैपिटल एच कब? जब वायु का घर्षण उपेक्षणीय होता, और माइनस mgh, ये h कब? जब वायु का घर्षण लग रहा है। तो यहां भी mg, यहां भी mg, तो हमने mg को यहां पे क्या कॉमन ले लिया, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो गया। अब स्मॉल एम का मान कितना दिया? 0.5, तो 0.5 हो गया। जी का मान कितना? 9.8, तो हमने 9.8 रख दिया। कैपिटल एच क्या है? अगर वायु का घर्षण उपेक्षणीय होता तो गेंद कितना ऊपर जाता? कितना ऊपर? 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या 10 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, फिर स्मॉल एच का मतलब क्या कि वायु का घर्षण लगने पर गेंद कितना ऊपर जा पाया? तो कितना ऊपर जा पाया? 8 मीटर। तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, अब आप जानते हो 10 में 8 घटाओ कितना आएगा? 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करो 0.5 से, कितना आ जाएगा? 1, और फिर इंटू 9.8। ओवरऑल जो सॉल्व करोगे डेल्टा यू का मान कितना है? 9.8 जूल आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु के घर्षण के कारण गेंद को जितनी स्थितिज ऊर्जा मिल सकती थी उतनी स्थितिज ऊर्जा नहीं मिल पाई, बल्कि गेंद के स्थितिज ऊर्जा में 9.8 जूल की क्या कमी हो गई। ये कमी वायु के घर्षण के कारण हुई है। तो आप यूं कह सकते हो कि यही जो कमी निकली, यही बराबर क्या हो जाएगा? वायु के शक्ति द्वारा किया गया कार्य या कृत कार्य। ठीक, तो ऑप्शन में आप देखो जिसमें 9.8 हो वही सही आंसर आपका होगा। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसमें सही हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हो, जब कोई व्यक्ति अपनी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाता है, मतलब जितनी उसकी पहले चाल रही होगी उससे उसने क्या किया? 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा लिया, तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। व्यक्ति की प्रारंभिक चाल क्या थी? 4 ऑप्शन दिया है, जो सही होगा वही आपका माना जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान। व्यक्ति की प्रारंभिक चाल, मान लो उसको वी से लिख दें। आई मतलब क्या? इनिशियल। वी मतलब क्या? वेलोसिटी। ठीक, अच्छा, व्यक्ति की अंतिम चाल vf, व्यक्ति की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ei, व्यक्ति की अंतिम गतिज ऊर्जा ef। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाल को उसने केवल 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाया, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो गई? 2 टाइम्स हो गई, दोगुनी हो गई। तो आप देखो व्यक्ति की अंतिम गतिज ऊर्जा ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की दोगुनी हो गई। अब अंतिम के लिए मान लो एफ का प्रयोग कर रहे हैं, फाइनल, और प्रारंभिक के लिए आई का प्रयोग कर रहे हैं, इनिशियल। तो आप जानते हो ईएफ बराबर 2 इंटू ई आई। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी एफ स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, इंटू है तो इंटू हो गया, फिर हाफ एम वी आई स्क्वायर, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब आप आगे देखना, यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया, अब देखो वी एफ स्क्वायर। यहाँ पे आप पूछोगे 2 कहां गया? 2 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। वी एफ स्क्वायर बराबर क्या? 2 इंटू वी आई स्क्वायर। अब आप आगे देखो, क्योंकि वेलोसिटी उसने क्या 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाई तो है, तो पहले कितना वी आई था प्लस 2 कर लो, और स्क्वायर है तुमने स्क्वायर कर लिया, इक्वल है तो इक्वल हो गया, और 2 वी आई स्क्वायर। अब आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी आई स्क्वायर। अच्छा, प्लस बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया, प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह पे क्या? vi, और b की जगह पे क्या? 2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4vi। यहाँ पे क्या? 2vi स्क्वायर हो गया। अब आप आगे देखो, vi स्क्वायर यहाँ पे और 2vi स्क्वायर यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे अगली जो लाइन आपकी निकल के आएगी, यहाँ देखो ये तो इधर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 4 प्लस 4vi इक्वल है तो इक्वल हो गया, और यहाँ पे 2vi स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और ये vi स्क्वायर आपका इधर ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया। ठीक, अच्छा, 2vi स्क्वायर में जो vi स्क्वायर जाएगा तो बराबर कितना आएगा? vi स्क्वायर। देखो vi का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, और बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 4 और प्लस 4vi, 4 प्लस 4vi हो गया। अब हम यहाँ पे पक्षांतर करके सबको एक तरफ ले आए, तो यहाँ पे आपका जानते हो vi स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 4vi माइनस 4 बराबर 0। आप देखो vi स्क्वायर माइनस 4vi माइनस 4 बराबर 0। कैसे सॉल्व किया जाए आप देखना।
श्रीधराचार्य विधि आपने नाम सुनी होगी। अगर कोई इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इसी पैटर्न पे हम यहाँ पे vi का मान निकाल लेंगे। तो आप जानते हो vi बराबर यहाँ पे क्या माइनस बी है ना, तो हमने माइनस किया और b की जगह पे क्या -4, तो यहाँ पे -4 हो गया। फिर देखो प्लस माइनस है तो हमने प्लस माइनस लगाया, फिर रूट है तो हमने रूट लगाया, फिर यहाँ पे क्या बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना -4 है तो हमने -4 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस किया, फिर 4 है तो 4 किया, फिर a है तो a का मतलब क्या, vi स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। फिर c है तो c कितना -4 है तो यहाँ पे -4 हो गया। अपान है तो हमने अपान किया, 2 है तो हमने 2 किया, a है तो a का मतलब क्या vi स्क्वायर का गुणांक तो कितना 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। आप आगे देखना vi बराबर, अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस हो गया, रूट है तो रूट हो गया, -4 का स्क्वायर कितना 16 यहाँ पे, अच्छा माइनस माइनस का गुणा करो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौक कितना हुआ 16 और बटे 2 गुणे 1 बराबर कितना 2। अब आप आगे देखना 4 है तो 4 हो गया, प्लस माइनस हो गया, अब यहाँ पे आओ 16 16 कितना 32, तो अंडर रूट 32 हो गया बटे 2 हो गया। फिर आप आगे देखना vi बराबर, यहाँ पे 4 है तो 4 कर दिया, प्लस माइनस तो प्लस माइनस हो गया, रूट 32 को अगर हम चाहें तो 16 गुणे 2 भी लिख सकते हैं और बटे करके 2। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस, और यहाँ पे 16 है ना तो 4 हमने बाहर निकाल लिया, √2 हो गया और बटे 2 हो गया। फिर हमने यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 देखा तो 4 को हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, तो vi बराबर कितना 4 बटे 2, ये 2 नीचे यहाँ पे ले आए, तो आप जानते हो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, 4 निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 हो गया, प्लस माइनस ये 4 बाहर निकल ही चुका है तो यहाँ पे क्या √2 हो गया। 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना है 2, फिर ब्रैकेट में √2 प्लस माइनस 1, या अगर हम चाहे यहाँ पे तो ये भी कह सकते हैं 1 प्लस माइनस √2। आप जानते हो a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो वैल्यू तो वही आएगी। यहाँ पे आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन में आपका √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 दिया तो √2 वाले को हमने पहले कर लिया और इसको बाद में कर लिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो vi बराबर कितना हो गया 2 और ब्रैकेट में √2 प्लस माइनस 1। अब इसका मतलब क्या कि vi का मान या तो 2 और ब्रैकेट में √2 प्लस 1 होगा, और या फिर vi का मान क्या 2 और ब्रैकेट में √2 माइनस 1 होगा। आप देखो आइदर vi बराबर 2 ये वाला और √2 प्लस 1 एक बार प्लस सिंबल के साथ, और या फिर vi बराबर क्या हो जाएगा 2 √2 माइनस 1। आप जानते हो vi का मान या तो ये और या तो ये, इन दोनों में कोई एक होगा। लेकिन अब आप आगे देखो, क्योंकि आप जानते हो 2 मीटर पर सेकंड वेग को क्या बढ़ाता तो है, ठीक, यहां पे करोगे तो आप जानते हो कुछ घटा हुआ मान पाओगे, इसीलिए इसको हम यहां पे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे और इसको हम यहां पे क्या करेंगे सही करेंगे। हमारा सही आंसर क्या होगा 2 √2 प्लस 1। तो आप इसमें ऑप्शन में देखना, आप जानते हो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन देखो 2 √2 प्लस 1, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखना, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि कार का द्रव्यमान 950 किलोग्राम हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान। आप देखना सबसे पहले वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको क्या करें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो आप जानते हो v बराबर 100, अच्छा किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1000 से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा फिर बटे घंटा, तो आप जानते हो 1 घंटे में क्या 3600 सेकंड होता है, तो हमने 3600 से हमने यहाँ पे क्या डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 गुणे 10 बराबर कितना 1000 बटे 36 बराबर 27.78 मीटर पर सेकंड आएगा। या सीधे अगर आपको अभ्यास हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने किया भी होगा, जो आपको आसान लगे। बस सीधी सी बात, हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, जो आपका तरीका उस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, हल करो और चेंज करो। आप देखना गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है हाफ mv², तुमने हाफ किया, m का मान कितना है 950 किलोग्राम, m के इस पद्धति में दिया हुआ है, तुमने 950 लिख दिया, और गुणे v का मान 27.78 अभी हल करने पे आया, तुमने 27.78 किया, इसका स्क्वायर किया, जब आप इसको हल करोगे तो 0.367 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेगा जूल, तो 0.367 मेगा जूल आपका यही तो है, ये आपका सही आंसर हो गया और बाकी आपका यहाँ पे क्या गलत हो गया देखने की आवश्यकता भी नहीं। अच्छा एक बात आप देखना, सब मिलते जुलते आंसर लिखे हैं, इससे जरा सा भी अगर चूक हुई तो खट से आपका आंसर गलत हो जाएगा,
ठीक, इसलिए ध्यान रखना बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका आंसर होगा उसी पे आप टिक लगाना। आप देखो वैल्यू यहाँ पे इतनी लंबी आई थी, ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या हमने खिसकाया, तो जब पॉइंट हम इधर लेके आए यहाँ पे, तो आप जानते हो इंटू 10 की पावर 6 कर दिया, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा। इस प्रकार से आपका 0.367 मेगा जूल आ गया। पहला पार्ट आपका सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आप देखो दो द्रव्यमान, पहला 1 ग्राम और दूसरा 4 ग्राम के पिंड समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं। ध्यान रखना दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है। इनकी रेखीय संवेगों में क्या अनुपात होगा, और 4 ऑप्शन आपका दिया होगा, जो सही होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, mv, तो V बराबर क्या हो जाएगा, P अपान m हो जाएगा। ठीक, अच्छा वी आल्सो नो दैट, हम यह भी जानते हैं कि K बराबर क्या, हाफ mv स्क्वायर। अब हम क्या करें, V का मान निकाल चुके हैं ना, तो V के मान को यहाँ पे फिट कर दें, तो इस प्रकार से आप देखोगे K बराबर हाफ mv, और V की जगह पे क्या हो जाएगा, P अपान m, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो हाफ m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपान m स्क्वायर, और आप जानते हो 1 m से 1 m कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 m बचेगा, तो इस प्रकार से आपका निकला K बराबर यहाँ पे, ठीक, P स्क्वायर अपान m। ठीक, अब P स्क्वायर को रोक लो, m को ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और साथ में 2 भी बचा हुआ है, तो आप जानते हो P स्क्वायर बराबर कितना, 2mk हो जाएगा, और इस प्रकार से P बराबर क्या हो जाएगा, √2mk। ये आपका फार्मूला निकल के आया। और वैसे भी आपको जानकारी दें, ये आप अगर याद रखो तो एग्जाम के टाइम में ये काम करने में जो समय लगेगा उस समय की आपकी बचत हो जाएगी। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इसको आप याद कर सकते हो। P बराबर कितना होता है, √2mk। अब आप आगे देखना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, P बराबर √2mk, P बराबर कितना, √2mk, ऊपर नीचे लिख दिया। अच्छा, ऊपर हमने यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया। आप पूछोगे K में 1 2 क्यों नहीं लगाया, आप क्वेश्चन पढ़ो। दोनों पिंड क्या समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं, तो दोनों की गतिज ऊर्जा क्या बराबर है, दोनों के लिए K का मान बराबर होगा, इसलिए K में 1 2 नहीं लगा। अच्छा, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे देखना K से K भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर आपका क्या बचा, m1, और यहाँ पे क्या हुआ, m2। अच्छा, और m1 का मान कितना, आप देखो 1 ग्राम, और m2 का मान कितना, 4 ग्राम। ठीक, अब आप आगे देखना, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। आप पूछ सकते हो कि आपने किलोग्राम में क्यों नहीं चेंज किया। अगर आप किलोग्राम में भी चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे अनुपात है, कट जाएगा। भाई यहाँ पे 1 ग्राम है, अगर हम यहाँ पे 1 × 10⁻³ किलोग्राम कर दें, और यहाँ पे 4 ग्राम है, 4 × 10⁻³ किलोग्राम कर दें, तो किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, और 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, क्योंकि अनुपात था, इसलिए हमने आपका ग्राम को किलोग्राम में चेंज नहीं किया। आप आगे देखना, तो 1/4 रूट में तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इस प्रकार से आप देख रहे हो P1 अनुपात P2 समानुपात होगा 1/2। जो ऑप्शन हो, ये 4/1 लिखा है, गलत। ये √2 अनुपात 1 लिखा है, गलत। यहाँ पे 1/2 लिखा है, ये बिल्कुल सही। ठीक, 1/16 लिखा है, गलत। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 लग गया। अब वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। जिस प्रकार इसके पहले भी हमने न्यूमेरिकल लगवाया था, एनडीए के छाट के हमने क्वेश्चन लगवाए थे, इस वीडियो के लास्ट में भी अब तक इधर 5-6 सालों में जो भी एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे फर्स्ट फेज में चाहे सेकंड फेज में, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13। आप सुनो, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम का गोला, ठीक, हवा में 2 भागों में 2 किलोग्राम व 1 किलोग्राम में फट जाता है। छोटा द्रव्यमान मतलब कौन, 1 किलोग्राम वाला, ठीक है, 80 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। दोनों टुकड़ों की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिया, जो सही होगा वो मान लिया जाएगा। अब देखो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रथम टुकड़े का संवेग बराबर द्वितीय टुकड़े का संवेग। तो मान लो पहले टुकड़े के लिए 1 का प्रयोग करें, दूसरे टुकड़े के लिए 2 का प्रयोग करें, तो आप जानते हो संवेग का फार्मूला क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ पे कितना, m1 v1 बराबर m2 v2 हो गया। फिर आप आगे देखो, m1 मतलब क्या, पहले टुकड़े का द्रव्यमान, तो पहले टुकड़े का द्रव्यमान कितना, 2 किलोग्राम है, तो हमने 2 लिख दिया। v1 पहले टुकड़े का वेग हमको नहीं मालूम है, v1 ऐसे ही छोड़ दिया, इक्वल के नीचे इक्वल कर दिया। फिर यहाँ पे आओ, m2 दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम है, हमने 1 लिख दिया। फिर v2, तो आप देखो यहाँ पे छोटा द्रव्यमान मतलब कौन, 1 किलोग्राम वाला, 80 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, v2 का मान कितना हो गया, 80। तो ऐसी कंडीशन में आप जो तो v1 बराबर, तो 2 को तो ट्रांसफर करोगे कितना आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका किसका मान निकला, v1 का मान निकला। मतलब जो 2 किलोग्राम का गोला है, पिंड है, जो भी कह लो आपका टुकड़ा है, ठीक है, उसका वेग कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा, जो 1 किलोग्राम का टुकड़ा है, पिंड है, गोला है, जो भी है, उसका वेग कितना, 80 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है दोनों की मिली जुली कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तब बचा क्या, दोनों को निकाल के गतिज ऊर्जा जोड़ दो। तो आप आगे देखो, दोनों टुकड़ों की कुल गतिज ऊर्जा बराबर K,
बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहां पे आप आगे देखना k बराबर हाफ हो गया m1, तो पहले टुकड़े का द्रव्यमान कितना 2 किलोग्राम, तो यहां पे 2 लिख दिया गया। फिर v1, तो पहले टुकड़े का वेग कितना 40 आया, 40 का स्क्वायर कर दिया गया। फिर प्लस है तो प्लस कर दिया गया। फिर हाफ है तो यहां पे हाफ कर दिया गया। फिर m2 मतलब कि दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, तो दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान कितना 1 किलोग्राम, तो यहां पे 1 कर दिया गया। फिर v2 मतलब कि दूसरे टुकड़े का वेग, आप देखो दूसरा टुकड़ा क्या 1 किलोग्राम, और आप जानते हो उसका वेग कितना 80 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे 80 कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो बराबर कितना आ जाएगा 1600। प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे आप आ जाओ, 8 का स्क्वायर कितना 64, यानी 6400 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 3200। 3200 में 1600 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4800। और आप जानते हो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल हो गया। या इसी को अगर आप चाहो तो 4.8 गुणे 10 की घात 3 जूल कह सकते हो। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है किलो, तो बराबर कितना निकला 4.8 किलो जूल। अब आप आंसर में छांटो, जहां पे 4.8 किलो जूल मिल जाए बस वही सही आंसर है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, और चौथा सही। 4.8 किलो जूल लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखना, एक 10 मीटर लंबी लोहे की जंजीर जिसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व 0.8 किलोग्राम प्रति मीटर है। ध्यान देना, मतलब 1 मीटर लंबी जंजीर का द्रव्यमान 0.8 किलोग्राम है। अच्छा आगे सुनो, यह एक दंड आधार से, दंड आधार का तात्पर्य आपका मतलब कोई बेस है, खंभा टाइप का कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकी है। आप एक डायग्राम देखना, ग्रीन कलर की एक लाइन आपको दिख रही है, जो आप यहां दिख रही है, मान लो दंड आधार हो गया, और ऊपर से एक जंजीर लटकी है, ठीक। अच्छा, और आप आगे देखना, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो जंजीर को, ठीक है, आधार के बिंदु तक मात्र 10 सेकंड में उठाने हेतु तो आवश्यक क्षमता। 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही होगा टिक लगा देना। लेकिन क्या सही होगा पहले ये तो जानो। देखो हम सीधे आंसर आपको नहीं बोल रहे हैं कि बस जबरदस्ती आपको बता दिया बस यही आंसर सही होगा। अगर सही होगा तो क्यों होगा आप ये देखो आप, ठीक। आप ध्यान से देखना, ये कोई बेस हो गया, ये कोई चेन हो गई, चेन की लंबाई कितनी 10 मीटर, आप देखो एक 10 मीटर लंबी लोहे की जंजीर, ठीक। अच्छा फिर आप आगे देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि निचले सिरे को हाथ से पकड़कर और वापस यहां पे लाके टच कराना है, और कितनी देर में कराना है, आप देखो 10 सेकंड में। बताओ कितनी क्षमता चाहिए, मतलब शक्ति कितनी होनी चाहिए। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, जंजीर का द्रव्यमान निकाल लो, कितना द्रव्यमान होगा। आप देखना 0.8 किलोग्राम प्रति मीटर है ना, मतलब 1 मीटर लंबी जंजीर का द्रव्यमान कितना है 0.8 किलोग्राम है, और जंजीर की कुल लंबाई कितनी है 10 मीटर है, तो 10 मीटर लंबी जंजीर का द्रव्यमान कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो जंजीर का द्रव्यमान तो 0.8 किलोग्राम प्रति मीटर गुणे 10 मीटर, ठीक। तो आप जानते हो मीटर से मीटर यहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो आप जानते हो 0.8 इंटू 10 बराबर कितना 8 किलोग्राम, मतलब पूरी जंजीर का यहां से लेके यहां तक द्रव्यमान कितना है 8 किलोग्राम। अच्छा एक बात आप ध्यान देना, आप निचले सिरे को पकड़ के तो यहां पे टच कराते हो, तो आप जानते हो इतना जो लटका है पोर्शन, ये तो पहले से लटका हुआ है आधा। आप जो आपका जानते हो सेंटर पॉइंट से नीचे का जो पोर्शन, इसी को तो आपने ऊपर उठाया है, ठीक। तो आपने जो कार्य किया, आपने आधे जंजीर को ही उठाने में कार्य किया, बाकी आधी जंजीर जैसे यहां लटकी है, आप देखो हाथ का इशारा, आधी जंजीर यहां भी लटकी है, आधे के बाद का जो नीचे का पोर्शन, इसी को तो आपने ऊपर उठाया है, ठीक। तो जितना पोर्शन आपने उठाया उसका द्रव्यमान निकालो। तो उसके लिए फिर आप देखना जंजीर के आधे भाग या जंजीर की आधी लंबाई का द्रव्यमान जिसे उठाया गया, आप जानते हो सेंटर पॉइंट के नीचे के ही भाग को आपने ऊपर उठाया है। सेंटर पॉइंट के ऊपर का जो भाग जैसे पहले लटका था, आप देखो बगल में वैसे लटका हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में कुल द्रव्यमान का क्या आधा कर दो, 8 किलोग्राम का आधा कितना हुआ 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम के द्रव्यमान को आपने उठाया। अच्छा उसके बाद चलो शक्ति चाहिए या क्षमता कह लो, बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। आप देखना कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन बटे समय। अच्छा बल तो आप जानते हो सेंटर पॉइंट के नीचे के भाग को आपने उठाया, इसका द्रव्यमान कितना है 4 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा जब नीचे से ऊपर उठाया तो आपने गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया, तो यहां पे बल आपका यहां पे क्या हो जाएगा mg। लेकिन ध्यान रखना, बार बार याद दिला रहे हैं, m का मतलब पूरी जंजीर का द्रव्यमान नहीं, आधी भाग का द्रव्यमान, क्योंकि जैसे आपका सेंटर पॉइंट के ऊपर यहां लटका वैसे यहां लटका, सेंटर पॉइंट के नीचे के ही भाग को आपने उठाया है। तो आप यहां पे देखना फिर mgh, देखो mg क्यों यहां पे, आपने गुरुत्व बल के विरुद्ध आपने कार्य किया, बल लगाया। h मतलब यहां से आप यहां तक लेके आए, आप देखो ये वाला भाग उठा के यहां पे लेके आए, बल का डायग्राम देखो, ये वाला हिस्सा जब यहां आ गया तो यू शेप में आपका यही तो बना, ठीक। अच्छा और बटे t कितनी देर में 10 सेकंड में। अब आप देखो तो m का मान कितना 4 किलोग्राम, g का मान कितना दिया हुआ 10, तो यहां पे 10 हो गया। अच्छा h का मान कितना 10। अब आप पूछोगे 10 क्यों, आपको ये भी समझाएं, ये हिस्सा यहां पे है
और उठा के यहां पे आपने टच कराया। अब आप बताओ यहां से अगर यहां पे टच कराया तो कितना आपने डिस्प्लेस किया? 10 मीटर तो आपने विस्थापित किया। इस पॉइंट को, जंजीर के इस कड़ी को यहां से उठा के यहां पे टच कराया, तो आप जानते हो एच का मान कितना हुआ? 10 मीटर। इसको उठा के 10 मीटर ऊपर आप यहां पे लेके आए, तो एच का मान कितना? 10 हो गया। बटे कितनी देर में? 10 सेकंड में। तो आप जानते हो 10 से 10 यहां पे क्या कैंसिल हो गया? 4 गुणे 10 बराबर क्या? 40 हो गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जिस ऑप्शन में 40 वाट लिखा हो आप उसी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। आप देखो 40 वाट किस में है? ये ठीक, चौथा ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आप देखो 7500 वाट क्षमता का एक इंजन एक ट्रेन को एक क्षैतिज पृष्ठ पर एक नियत वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से चलाता है। इस समस्या या स्थिति में लगाया गया बल कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके पहले अगर पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 7 आपने देखा होगा तो हमने बल, वेग और शक्ति में संबंध निकलवाया है। 2 लाइन में क्वेश्चन लग जाएगा। आपको समझाएं, P बराबर क्या होता है? एफ वी कॉस थीटा। जहां पे थीटा क्या होता है? एफ की दिशा और वी की दिशा के बीच का कोण। आप जानते हो इंजन गाड़ी का है, इंजन अगर बल लगाएगा तो किधर? क्षैतिज में, और गाड़ी भी अगर चलेगी किधर? क्षैतिज में, तो बल और वेग के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। हमको क्या निकालना है? बल निकालना है एफ। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? P अपान वी कॉस थीटा। तो आप जानते हो एफ बराबर P मतलब क्या? पावर। तो पावर कितना? 7500 वाट, तो यहां पे 7500 लिख दिया गया, बटे V, तो V का मान कितना? 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहां 20 लिख दिया गया, गुणे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना? 0, क्योंकि इंजन अगर ट्रेन पे बल लगाएगा तो किधर? क्षैतिज में, और ट्रेन अगर चलेगा तो किधर? क्षैतिज में, तो बल और वेग के बीच का कोण कितना हुआ? 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो आप जानते हो 0 से 0 यहां पे क्या कैंसिल हो गया। अब 750 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 375। और ये क्या निकला? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऐसी दशा में चारों ऑप्शन में 375 जहां पे लिखा हो वो ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। पहला ऑप्शन सही है, बाकी गलत हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखना, निम्न में से कौन सा पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है? ध्यान रखना, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट है नहीं पूछ रहा है, कौन सा पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है। इसके पहले पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 7 अगर आपने देखा होगा, हमने आपको टक्कर बताया था। 2 प्रकार का टक्कर होता है, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, और दोनों में समानता होती है कि रेखीय संवेग दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। और समानता का उल्टा विषमता। दोनों में विषमता इस बात की होती है कि अगर रेखीय संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है तो प्रत्यास्थ टक्कर, और अगर रेखीय संवेग संरक्षित है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है तो कौन सा टक्कर? अप्रत्यास्थ टक्कर। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, जैसे एक पोर्शन आपका ये, एक व्यक्ति का गतिशील काट में कूदना, इसमें जानते हो टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब क्या? पूर्णतः प्रत्यास्थ है। यहां पे आओ, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन द्वारा अवग्रहण करना, इसमें भी क्या होगा? टक्कर के पहले की, अब इसमें टक्कर क्या होना, लेकिन आप जानते हो अभिक्रिया के पहले की गतिज ऊर्जा और क्रिया के बाद की गतिज ऊर्जा बराबर होगी, ये भी प्रत्यास्थ है। यहां पे आओ, गोली का रेत के किसी बैग में टकराना, धंस जाना, अंदर जाना, ठीक है, तो ये भी आप यहां पे देखोगे टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बराबर होगी। ये भी आपके यहाँ पे क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाएगा। ठीक, और यहां पे क्या कह रहा है? प्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है, आपको बताना है। यहां पे आओ, कांच की 2 गोलियों का आपस में टकराना, कांच की 2 गोलियां अगर आपस में टकराएंगी तो टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होगी, बल्कि टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा कुछ ज्यादा होगी और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? कुछ कम होगी। आप जानते हो ये वाला टक्कर यहाँ पे प्रत्यास्थ नहीं है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे सही हुआ और बाकी सारे आपके यहाँ पे गलत हुए। अगला क्वेश्चन आप देखना, यम द्रव्यमान की एक बॉल v वेग से 2m द्रव्यमान की स्थिर बॉल से टकराती है। ठीक, वह उससे चिपक जाती है। अंतिम निकाय का वेग बताओ। एक यम द्रव्यमान की कोई बॉल थी, जा रही थी, 2m द्रव्यमान की कोई दूसरी बॉल थी, स्थिर थी, गई, टकराई और टकरा के आपस में चिपक गई। तो जब चिपक गई तो चिपक जाने के बाद दोनों का मिला जुला अब एक पिंड बन गया ना, उसका वेग कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ये भी टक्कर है, आप जानते हो टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो टक्कर के पहले का संवेग कितना? m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक गए तो आप जानते हो अब दोनों का मिला जुला कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। और मान लो टक्कर के बाद जब चिपक गए तब उनका वेग अगर v डैश है तो हमने यहाँ पे v डैश लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना m1 बराबर कितना? m पहले पिंड का द्रव्यमान, v1 बराबर कितना? v, आप देखो एक बॉल v वेग से जाती है, ठीक, प्लस के नीचे प्लस हो गया m2, दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना? 2m है तो यहाँ पे 2m हो गया। ठीक, अच्छा, दूसरा बॉल क्या? स्थिर था तो v2 का मान कितना? 0,
इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। अब m1 प्लस m2 दोनों आपस में चिपक तो गए, तो पहले पिंड का द्रव्यमान m और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना 2m, तो दोनों जुड़ गए, m प्लस 2m हो गया। अच्छा, दोनों का मिला जुला जब चिपक के एक हो गए तब उनका वेग अगर v डैश है तो यहाँ पे v डैश हो गया। हमको इसी v डैश का मान चाहिए। आप एक काम करो, m इंटू वी तो बराबर कितना mv, प्लस के नीचे यहाँ पे क्या प्लस हो गया, और 2m इंटू जीरो बराबर क्या 0 हो गया, m प्लस 2m बराबर क्या 3m हो गया, और v डैश का मान हमको चाहिए। ठीक, तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा, mv प्लस 0 बराबर क्या mv, और 3m नीचे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में m से m कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया v/3। जिस ऑप्शन में v/3 लिखा हो वो सही माना जाएगा। आप जानते हो ये आंसर आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आप देखना, अप्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको फिर समझाएं। अप्रत्यास्थ संघट्ट वो संघट्ट होगा जिसमें टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होगी। अक्सर टक्कर के पहले गति ऊर्जा अधिक होती है, टक्कर के बाद की गति ऊर्जा क्या होती है, कम ही होती है, क्योंकि कुछ ऊर्जा की वहां पे क्या हानि हो जाती है। अब इसमें आपको छांटना है चारों ऑप्शन में कि कौन सा अप्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है। आप देखना, पहला नाभिक से अल्फा कणों का प्रकीर्णन, तो इसमें क्या होगा, नाभिक से अल्फा कणों का जब प्रकीर्णन होगा तो टक्कर के पहले, आप पूछोगे यहाँ टक्कर क्या होगा, मतलब अभिक्रिया के पहले की कुल गतिज ऊर्जा अभिक्रिया के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जानते हो प्रत्यास्थ का उदाहरण है। फिर यहां पे आओ, आदर्श गैस के कणों का टकराना। आदर्श गैस के अणुओं, पहली बात तो आदर्श गैस कोई है ही नहीं, एक प्रकार की इमेजिनरी गैस है। आदर्श गैस की परिकल्पना में माना गया है कि उसके अणु जब टकराते हैं तो किसी प्रकार की गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, मतलब टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये भी जो सेकंड पॉइंट है ये भी आपका प्रत्यास्थ टक्कर का, ये प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है अप्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण छांटो। सेकंड पॉइंट भी नहीं होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट आप देखना, घर्षणहीन मेज पर, फ्रिक्शनलेस है, दो स्टील के गेंदों का आपस में टकराना, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या प्रत्यास्थ का ही उदाहरण मानेंगे। अब यहाँ पे और लकड़ी के गुटके पर गोली का टकराना, तो यहाँ पे गोली का मतलब कांच की गोली नहीं, बंदूक या पिस्टल की गोली लकड़ी के गुटके से टकराई, अंदर घुस गई, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे लकड़ी के गुटके पर गोली का टकराना, तो ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण माना जाएगा ये। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक बार हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो 4 क्वेश्चन हैं, 19, 20, 21, 22 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केवल आपको टिक लगाना है। एक बार आप खुद अपने आपको आप चेक करो यहाँ पे कि अगर ये क्वेश्चन एनडीए में आपके सामने आ जाए तो आप टिक किस पे लगाओगे। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब हम कारण सहित इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। आप देखना, पहला क्वेश्चन, एक प्रत्यास्थ संघट्ट में, तो एक जानकारी आपको दें, टक्कर को तो संघट्ट कहते हो, कोलिजन कहते हो, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। देखो, प्रत्यास्थ टक्कर में रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। अप्रत्यास्थ टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अब आप यहाँ पे आओ, एक प्रत्यास्थ टक्कर में, अब ये ज्ञान हमने आपको दिया, इस ज्ञान को अप्लाई करो आप यहाँ पे। देखो, निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, बात तो सही है। यहाँ पे देखो, निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, ये भी बात सही है। निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। देखो, इन दोनों की तुलना में ये ज्यादा बेटर है, इसलिए कि यहाँ पे कह रहा केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यहाँ पे कह रहा केवल आपका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा सी पार्ट में कि संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। इससे तीसरा पार्ट अपने आप में सही है, चौथा पार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सही हुआ। चौथे पार्ट में क्या बोल रहा है कि ना तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती, ना संवेग संरक्षित रहता है, बिल्कुल गलत आंसर। प्रत्यास्थ नहीं, अगर अप्रत्यास्थ भी है तो भी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, केवल गतिज ऊर्जा नहीं संरक्षित रहती है। यहाँ पे क्या प्रत्यास्थ चक्कर की बात करी है इसने, ठीक है। तो आप जानते हो सी पार्ट सही होगा, रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आप देखना, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में क्या संबंध है। अभी इसी लेक्चर में हमने संबंध निकाला है, निकाल के दिखाया है। एक बार आप वीडियो को रिवर्स करना, आप देखना किस क्वेश्चन में हमने निकाला है। आप डायरेक्ट यहां देखना, के बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, या आप यूं कह सकते हो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2km या 2mk। ठीक, तो आप जानते हो सी पार्ट आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, ये बाकी सारे पार्ट आपके गलत हुए। अगला क्वेश्चन आप देखना, यदि किसी पिंड या वस्तु में गतिज ऊर्जा ना हो, ध्यान देना, तो 4 ऑप्शन दिया, इसमें कौन सा सही होगा। तो एक काम करते हैं ना, गतिज ऊर्जा ना हो और संवेग के बारे में अक्सर दिया, देखो संवेग 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 संवेग। अभी आपने देखा रिलेशन क्या है, के बराबर क्या पी स्क्वायर अपॉन 2m या पी स्क्वायर बराबर क्या 2mk, यही तो रिलेशन आपने देखा है। अब आप आगे चलो, तो आप जानते हो अगर गतिज ऊर्जा नहीं है, मतलब के का मान क्या 0 है,
तो आप जानते हो अगर k का मान 0 है तो निश्चित रूप से p का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें चेक करते हैं, चलो। संवेग का मान अचानक बढ़ जाएगा, बिल्कुल गलत। संवेग का परिमाण अधिकतम होगा, बिल्कुल गलत। संवेग एकांक होगा, बिल्कुल गलत। संवेग शून्य होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला आप देखना इसके बाद, यदि एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने वाले द्रव्य कणों का द्रव्यमान एकांक हो, ध्यान देना, पहला कण और दूसरा कण दोनों का द्रव्यमान क्या हो, एकांक हो, तो ऐसी दशा में गुरुत्वीय ऊर्जा का मान क्या होगा। आप जानते हो गुरुत्वीय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G m1 m2 बटे स्मॉल r। यहां पे कह रहा है कि पहला कण और दूसरा कण दोनों का द्रव्यमान क्या, एकांक हो, मतलब m1 का मान भी क्या हो, 1 हो, m2 का मान भी क्या हो, 1 हो, तो ऐसी दशा में u का मान क्या होगा। तो आप जानते हो माइनस कैपिटल G m1 m2 बटे स्मॉल r होता है, तो m1 का मान भी कितना, 1, m2 का मान भी कितना, 1, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस G इंटू 1 अपान r, और जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, u बराबर माइनस कैपिटल G अपान स्मॉल r। आप देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीनों में m आया हुआ है, जबकि आप जानते हो क्या निकलेगा, माइनस कैपिटल G अपान स्मॉल r, ये सही, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 23 एनडीए में पूछा गया है 2013 में सेकंड फेज में। आप सुनो, 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी लड़के को 10 सेकंड में और 40 पायदानों वाले सीढ़ियों पर चढ़ने हेतु कितने शक्ति की आवश्यकता होगी, जबकि प्रत्येक पायदान की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और जी का मान कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम चाहेंगे वीडियो को आप पास करो, एक बार स्वयं आप इसको हल करो, देखो कितना आंसर आपका आता है। जो आपका आंसर आए आप चेक करो इस चारों ऑप्शन में वो आंसर है कि नहीं है। निश्चित रूप से आपने शायद किया होगा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन समझाने। आप देखो जो लड़का है उसका द्रव्यमान कितना, 30 किलोग्राम, तो m बराबर कितना हुआ, 30 किलोग्राम। भाई जब वो ऊपर जाएगा तो अपना वजन, अपना बोझा ढोके तो ऊपर लेके जाएगा, ठीक, तो m बराबर कितना, 30 किलोग्राम। g का मान कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, और कितनी देर में चढ़ना है, 10 सेकंड में चढ़ना है सीढ़ी, तो आप जानते हो t का मान कितना, 10 सेकंड हो गया। अच्छा, कितनी सीढ़ी है, 40 सीढ़ी है। अच्छा, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, आप देखो कहीं दिया होगा 15 सेंटीमीटर, ये प्रत्येक पायदान की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप ये देखो, अगर वो लड़का सीढ़ी चढ़ता है तो ऊर्ध्वाधर कितना ऊपर जाता है, ठीक। तो आप यहां पे देखना, लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध विस्थापित ऊंचाई, भाई नीचे से ऊपर गया, उसका भार किधर कार्य कर रहा है, नीचे, अपने भार को ढोके ऊपर लेके जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। आप देखना तो कितना ऊपर जाएगा, तो कुल कितने पायदान है, 40 पायदान है, और प्रत्येक पायदान की ऊंचाई कितनी, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर प्रति पायदान, मतलब एक पायदान की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और कुल कितने पायदान, 40 पायदान है, ठीक। आप आगे चलो, पायदान से पायदान कैंसिल हो गया, और आप जानते हो 15 चौको 60 और एक जीरो यहां पर है, तो कितना आ जाएगा, 600। h बराबर 600 सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर, ये किसमें है, 15 सेंटीमीटर तो है, ठीक। अच्छा, आप जानते हो 1 मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस प्रकार से अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। मतलब अगर वो लड़का सीढ़ी चढ़ता है तो जमीन से ऊर्ध्वाधर कितना ऊपर गया, 6 मीटर ऊपर गया। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना विस्थापित हुआ, 6 मीटर विस्थापित हुआ। हमको शक्ति चाहिए उसकी, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन बटा समय हो गया। अब आप आगे देखना है यहां पे बल, तो बल के नाम पे क्या, उसका द्रव्यमान अगर यम है, उसका भार क्या होगा, mg, तो mg को विरुद्ध तो अपने ऊपर जाएगा, तो आप जानते हो बल की जगह पे क्या, mg। अच्छा, विस्थापन जितना ऊपर गया h, और बटे समय कितना t, तो बराबर आपका आ गया mgh अपान t। अब आप आगे देखना m कितना, 30 किलोग्राम, 30 रखा गया। g कितना, 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 रखा गया। h कितना ऊपर गया, अभी आपने निकाला 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 रखा गया। अपान करो, और कितनी देर में पहुंचना है उसको, 10 सेकंड में, तो यहाँ पे 10 रखा गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और आप जानते हो 30 को 6 से मल्टीप्लाई करो, बराबर कितना, 180 वाट, ठीक। तो सही आंसर आपका कितना हो गया, 180 वाट। अब आप आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एनडीए में पूछा गया 2015 फर्स्ट फेज में। हमने पहले आपसे वादा किया था कि इस लेक्चर के लास्ट में हम एनडीए में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। जितने क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हैं इस चैप्टर पे, हम उसी को सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन में लगवाए हुए हैं जो एनडीए में पूछे जा चुके हैं। आप देखना, तो जब कोई झूला अपने साम्यावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो, और 4 ऑप्शन दिया है। देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बाद में, कौन सही होगा बाद में चेक किया जाएगा, पहले कुछ जानकारी आपको दे। आप देखना, हमारे हाथ में आप देख रहे हो एक सरल लोलक है, ये नीचे, ये जो हमारे हाथ में, इसको हम क्या कहते हैं, गोलक, या इसको हम बोलते हैं बीओबी बॉब, या इसी को हम बोलते हैं पेंडुलम, और ये धागा आपका,
ठीक, धागे से बंधा हुआ है इस प्रकार से। एक जानकारी आपको दे, देखो यहां से लटका हुआ है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन पॉइंट, जहां से लटकाया जाता है। और ये जो गोलक है, पेंडुलम है, बॉब है, इसका जो सेंटर है, ठीक, तो जहां से लटकाया गया और इसका जो सेंटर यहां तक की जो दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं सरल लोलक की प्रभावी लंबाई। ये सब जानकारी अगले चैप्टर में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सामने मिल गया इसलिए हम आपको दिखाना शुरू कर दिए। आप देखना इसमें, ठीक। तो अगर इस प्रकार से लटका हुआ है ऐसे, ठीक, ये इसकी क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने क्या किया, इसकी साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था से इसको हमने पकड़ा और थोड़ा सा हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया। अभी आपका यहाँ पे क्या है, एसएचएम करना शुरू कर देगा, सरल आवर्त गति करना शुरू कर देगा, आप यूं कह सकते हो दोलन करना शुरू कर देगा, दोलन कर रहा है, ठीक। और आप ये भी जानते हो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के इधर गया फिर यहां आया, फिर इधर गया फिर यहां आया, इसको हम क्या बोलेंगे? एक दोलन, वन ऑस्किलेशन। या न मिड से आप काउंट करो, यहां से आप काउंट करो, ये गया ये आया, एक दोलन, दो दोलन, तीन दोलन, ठीक। या इधर से भी आप काउंट कर सकते हो, ऐसे गया, एक दोलन, दो दोलन, तीन दोलन, ये। और एक दोलन में लगे समय को आप क्या कहते हो? दोलन काल। अब सुनो, ऐसे लटका हुआ है, ठीक। तो जब इसको इस प्रकार से हम डिस्प्लेस कराते हैं, मोशन करता है, देखना, ठीक। तो आप जानते हो जब इसको इसकी साम्य अवस्था से हमने कुछ डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया और ये ऑस्किलेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है, ठीक। तो जिस समय ये इधर से इधर जा रहा होता है, इसकी गति लगातार घटती जाती है और जब एकदम साइड में किनारे पहुंचा तो इसका वेग घट के 0 हो गया। भाई तभी तो वापस लौट के आ रहा है, अगर यहां पे वेग होता तभी और ऊपर न जाता यहां पे, ठीक। तो आप जानते हो मिड पॉइंट से जब ये इधर जाएगा तो वेग लगातार घटेगा, तो गतिज ऊर्जा लगातार क्या होगी? घटेगी। और जब गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कुल ऊर्जा सदैव यहां पे क्या नियत रहेगी पूरे रास्ते भर, ठीक। तो आप यूं कह सकते हो इधर से इधर गया तो गतिज ऊर्जा क्या हुई? घटी, स्थितिज ऊर्जा क्या हुई? बढ़ी, और संपूर्ण ऊर्जा क्या है? नियत। अच्छा, इधर से जब इधर आएगा, यहां पे देखो यहां से हमने छोड़ा, ठीक, ऐसे ये, ठीक। तो जब यहां से इधर आएगा तो इसका वेग लगातार क्या होगा? बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा लगातार क्या होगी? बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा लगातार क्या होगी? घटेगी, और संपूर्ण ऊर्जा आप यूं कह सकते हो यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होगा? नियत होगा, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार से मान लो इधर से इधर जा रहा है ऐसे, ठीक। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वेग लगातार क्या होगा? घटेगा, गतिज ऊर्जा लगातार क्या होगी? घटेगी, इसलिए ऊर्जा लगातार क्या होगी? बढ़ेगी, और पूरे रास्ते भर यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगा? नियत रहेगा। और एक बार आपको वापसी भी करा दें इसकी, जब ये इधर से इधर की तरफ आ रहा होगा तो आप जानते हो छोड़ दिया ऐसे, ठीक। तो जब ये इधर से इधर की तरफ आ रहा होगा इसका वेग लगातार क्या होगा? बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो गति ऊर्जा भी लगातार क्या होगी? बढ़ेगी, और जब गति ऊर्जा बढ़ेगी तो इसकी ऊर्जा लगातार क्या होगी? घटेगी, और पूरे रास्ते भर प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा या आप यूं कह सकते हो कुल ऊर्जा या आप यूं कह सकते हो संपूर्ण ऊर्जा सदैव क्या होगी? नियत होगी। ये तो हुआ ज्ञान। अब यहां पे आओ, आपको यहां तो झूला है, तो झूला भी तो इस प्रकार से आपका दोलन करता है, ऐसे ऐसे। आपने रस्सी वाला झूला देखा होगा बचपन में, शायद आप झूले भी होंगे, ठीक। अब देखना, जब कोई झूला अपने साम्य अवस्था से, मतलब वही मिड पॉइंट, किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा कम व गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ध्यान देना, साम्य अवस्था से किसी एक किनारे तक जा रहा है, अभी हमने आपको समझाया, उसकी गतिज ऊर्जा लगातार क्या होगी? घटेगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। यहां पे क्या कर रहा है? इसकी ऊर्जा कम हो रही है और गतिज ऊर्जा अधिक हो रही है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला आप देखना, स्थितिज ऊर्जा अधिक व गतिज ऊर्जा कम, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अगला आप देखना, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों एक साथ घटती है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर आप आगे देखना, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों एक साथ बढ़ती है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसी कंडीशन में सही ऑप्शन कौन सा है? बी। बाकी सब आपके यहां पे गलत हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जरा एक चीज आपको दिखाते हैं। गूगल, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? रात के 3:11 हो रहा है। अब हमको कुछ नहीं कहना, आगे आप खुद ही समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 25, एक गतिशील वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पास कर दो, आप जरा एक्सरसाइज करो। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हो तो आप मान के चलो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एनडीए में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना आपकी है। निश्चित रूप से आपने ऐसा कर लिया होगा। आंसर आपका कितना है आप जानो। फिलहाल इसको हम समझाने जा रहे हैं, सीधे आंसर नहीं बोलेंगे, आप जानते तो पूरा डिटेल आपको समझाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। आप देखना, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? mv।
वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि k बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब गतिज ऊर्जा। तो k बराबर हाफ m और v का मान, तो v का मान यहां से उठाओ, p अपान m है तो p अपान m किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। फिर आप आगे चलो, तो आप जानते हो k बराबर हाफ m और यहां पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपान m स्क्वायर। इस m से एक m कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से k बराबर क्या निकलेगा, p स्क्वायर अपान 2m। ये क्या निकला, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध है। इसी लेक्चर में अभी कुछ क्वेश्चन पहले इसी रिलेशन को हमने निकलवाया था। अभी एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपका इसी पे मिला था, हमने कहा शायद आप भूल गए हो तो एक बार फिर से दोबारा करा दे रहे। कहते हमको दिखाना ही नहीं चाहिए था, हमको सीधे इसको पकड़ के शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन रिवीजन हो जाए, आपके दिमाग में ये फार्मूला फीड हो जाए, इसलिए हमने आपका फिर से एक बार इसको समझाया। अच्छा, अब आगे देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, गतिशील वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। मान लो वृद्धि करने के पहले संवेग p है और वृद्धि करने के बाद संवेग कितना p डैश है। तो आप देखना अंतिम संवेग मतलब p डैश बराबर कितना, p मतलब प्रारंभिक संवेग प्लस p का 50%। भाई आप जानते हो जब p का 50% निकाल के इसमें p में जोड़ोगे तभी तो आपको नया संवेग मिलेगा। तो नया संवेग कितना, p डैश बराबर के नीचे बराबर, p के नीचे p प्लस के नीचे प्लस और p का 50%। इसका मतलब क्या हुआ, का मतलब क्या होता है, गुणे। तो यहाँ पे क्या होगा, p गुणे 50/100। आप जानते हो 50 और यहाँ पे 100, ठीक, यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो आप जानते हो p डैश बराबर कितना, p प्लस p/2। आप जानते हो p में जब p/2 जोड़ोगे, यानी आप जानते हो एक में आधा जोड़ो कितना होता है, 1.5। 1.5 का मतलब क्या, 3/2, मतलब p डैश बराबर कितना आ गया, 3/2 इंटू p। ये निकला आपका नया संवेग जो होगा पुराने संवेग का 1.5 गुना होगा, 3/2 गुना होगा। अब क्वेश्चन आप देखना गतिज ऊर्जा के बारे में। अंतिम गतिज ऊर्जा मान लो उसको हम k डैश से लिखें तो बराबर क्या हो जाएगा, p डैश अपान 2m। आप पूछोगे ये कहां से आ गया। आप देखो k बराबर क्या होता है, p स्क्वायर अपान 2m। तो अंतिम गतिज ऊर्जा है तो k की जगह पे हम k डैश का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब अंतिम गतिज ऊर्जा तो अंतिम संवेग भी तो लेंगे, तो p की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, p डैश करेंगे। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी किया, अपान 2m है तो 2m हो गया। फिर आप आगे देखो, अच्छा p डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितना आया, 3/2 इंटू p। तो हमने क्या किया, p डैश की जगह पे 3/2 इंटू p कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी किया, अपान 2m किया। फिर आप आगे चलो, हम जानते हो p स्क्वायर अपान 2m को हम सेफ रखे हैं, क्यों रखे, अभी लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो आप आगे देखना 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 9/4 यहां पे हो गया और यहां से क्या निकला, p स्क्वायर अपान 2m ये निकल आया। तो ये क्या निकला, अंतिम गतिज ऊर्जा निकली। अब हम ये निकालेंगे गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि हुई। आप देखो गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि, इसको अगर डेल्टा के से लिखें तो बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी निकली, अभी आपने निकाला 9/4 p स्क्वायर अपान 2m। आप देखो 9/4 p स्क्वायर अपान 2m, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, फिर के मतलब क्या, पुरानी गतिज ऊर्जा। तो पुरानी गतिज ऊर्जा आपने निकाला p स्क्वायर अपान 2m, तो यहाँ पे लिख दिया गया p स्क्वायर अपान 2m। आप देखो p स्क्वायर अपान 2m यहां भी है, p स्क्वायर अपान 2m यहां भी है, हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचा 9/4 और यहां पे माइनस है तो माइनस हो गया, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 1, ठीक। आप जानते हो 4 यहां पे क्या एलसीएम हो जाएगा, तो डेल्टा के बराबर देखो ये p स्क्वायर अपान 2m यहां पे आ गया और ब्रैकेट में शुरू किया, 4 एलसीएम हो गया। तो यहां पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 4/4, 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5, तो यहां पे कितना हो गया 5/4 और ये बगल का p स्क्वायर अपान 2m। ये क्या निकला जानते हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किसके पद में, p स्क्वायर अपान 2m के पद में। अच्छा उसके बाद चलो देखो गतिज ऊर्जा हमारी पुरानी थी कितनी, k। तो हम यहां पे लगा रहे हैं एक एक नियम के हिसाब से, आप चाहे समझ लो गतिज ऊर्जा अगर कैपिटल K है तो वृद्धि कितने की हुई, डेल्टा K की। तो गतिज ऊर्जा अगर हमारी 1 हो तो वृद्धि कितने की होगी, डेल्टा K अपान K। तो गतिज ऊर्जा अगर 100 हो तो वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा K अपान K इंटू 100%, ठीक। अब आप आगे चलो, तो डेल्टा K का मान अभी आपने निकाला 5/4 p स्क्वायर अपान 2m। तो आप देखो डेल्टा K की जगह पे 5/4 p स्क्वायर अपान 2m, फिर अपान हो गया, फिर यहाँ पे क्या K है, तो K की जगह पे अभी आपने निकाला p स्क्वायर अपान 2m, तो p स्क्वायर अपान 2m हो गया, फिर इंटू 100% है तो इंटू 100% हो गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो p स्क्वायर अपान 2m और p स्क्वायर अपान 2m पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब समझ में आया कि हम डेल्टा K की वैल्यू यहाँ पे p स्क्वायर अपान 2m के पद में क्यों निकाल रहे थे। तो आप जानते हो यहां पे क्या बचा 5/4 और गुणे 100, ठीक। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 500 और बटे 4, और 500 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 500 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 125%। मतलब इसका जो सही आंसर आपका होगा 125% होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गतिमान वस्तु है उसके संवेग में अगर 50% की वृद्धि करते हो
तो उसकी गतिज ऊर्जा में 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन एनडीए में किस सन में पूछा गया, आप एक बार सर्च करना, अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट में उस सन का नाम जरूर लिखना और किस फेज में पूछा गया, फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, एनडीए 2015 फर्स्ट फेज। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देखना। कणों के मध्य संघट्ट में, संघट्ट मतलब क्या, टक्कर, टक्कर मीन्स क्या, कोलिजन। कणों के मध्य संघट्ट में संवेग का संरक्षण किसके आधार पर समझा जा सकता है? 4 ऑप्शन है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम व द्वितीय दोनों नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप देखना, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय व तृतीय दोनों नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आए, देखो एनडीए 2015 में जिन बच्चों ने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया होगा उनके सामने क्वेश्चन आया होगा। आप इमेजिन करो कि 2015 में आप बैठे थे एनडीए के एग्जाम में, अगर आपको टिक लगाना हो, कौन सा टिक लगाओगे? इमेजिन शायद आप कर चुके होंगे। अब आप सही हो या गलत, ये हम बताने जा रहे हैं। जानते हो, केवल फर्स्ट लॉ नहीं, केवल सेकंड लॉ नहीं, बल्कि सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों आपका यहां पे काम करेगा टक्कर के दौरान। ठीक, तो आप जानते हो सही आंसर आपका ये होगा, बाकी ये गलत और ये गलत। आप जानते हो पिन टकराया, एक पिन ने दूसरे बल लगाया, दूसरे ने पहले बल लगाया, थर्ड लॉ तो वैसे ही हो गया। अच्छा, दूसरी बात, संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षण का नियम भी लग रहा है, संवेग संरक्षण का नियम सेकंड लॉ में आता है। तो वास्तव में सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका सी ऑप्शन थर्ड वाला होगा कि न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम और तृतीय नियम दोनों अप्लाई होगा। ये गलत और ये गलत। इस लेक्चर को आपने देखा, अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए सार्थक है, एनडीए में आपका सिलेक्शन करा सकती है, अगर आप हमारे साथ साथ मेहनत करते रहो, तो आप हमारे इस चैनल और हमारे सीरीज की जानकारी अपने साथ के उन सभी फ्रेंड्स को देना जो एनडीए की तैयारी या नेवी की तैयारी या एयरफोर्स की तैयारी और या फिर आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन अवश्य होगा अगर पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करते हो। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निश्चित रूप से करके ही आओगे, ये हमारा वादा है। बशर्ते जितनी भी हमारे सीरीज के लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स को आप ईमानदारी से आप देखो, सॉल्व करो। जब भी आप लेक्चर हमारा देखो तो क्वेश्चन को देख के पहले आप कॉपी में उसको आप पहले सॉल्व करो, अपना आंसर निकाल लो, फिर आप हमारे वीडियो को आप आगे करके फिर आप देखो उसका सही आंसर देखो। इस प्रकार से ये पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 8 था। अब मिलते हैं अगला पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 9, जिसमें इसके बाद का चैप्टर शुरू करेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।